The Storyteller presents. हेलो लिसनर्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी के अगले भाग की शुरुआत करते हैं। 1 घंटे बाद रावत मेंशन के बाहर फाइनली उनकी कार आकर रुक गई। कार के रुकते ही रूहानिका ने लंबी गहरी सांस ली और आहिस्ता से अपनी बंद आंखों को खोला। नितिन सबसे पहले गाड़ी से बाहर आया और उसने रणविजय की तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। रणविजय ने एक गहरी निगाह रूहानिका पर डाली जो अपनी पलकें झुकाए बैठी थी। फिर कार से उतरकर बाहर आया और उसकी तरफ जाकर रूहानिका का दरवाज़ा खोल दिया। रूहानिका ने नज़र उठाकर उसे देखा, फिर आहिस्ता से कार से बाहर आई। पलकें अभी भी झुकी हुई थीं। उसने धीरे से अपनी पलकें उठाईं और सामने की तरफ देखने लगी। जैसे ही उसने उस हवेली नुमा घर को देखा, आंखें हैरानी से फैलती चली गईं। ये घर रणविजय के घर से कई गुना ज़्यादा बड़ा, आलीशान और खूबसूरत था। वो दोनों इस वक्त घर से कुछ दूरी पर खड़े थे और नज़रें मेंशन के ऊपर थी। रूहानिका ने फटी फटी आंखों से मेंशन को देखना जारी रखा। रणविजय ने जब उसे ऐसे देखा तो उसके होठों पर बेहद हल्की छोटी सी मुस्कान नजर आई, क्योंकि इस वक्त वो किसी छोटे बच्चे से कम नहीं लग रही थी। चेहरे पर मासूमियत लिए वो बड़ी बड़ी आंखें कर सामने मेंशन को देख रही थी। उसे देखकर कोई भी ये अंदाज़ा लगा सकता था कि उसके लिए सब कुछ कितना अनोखा और अलग था। उसके चेहरे पर जो चमक थी वो इस वक्त सारे जहां से जुदा और बेहद खूबसूरत थी। वो खुद में खोई मेंशन को देखती जा रही थी। नितिन गाड़ी से सारा सामान बाहर ले आया और उन दोनों के पास आते हुए रणविजय से बोला, बॉस अंदर चलें। रणविजय ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा, फिर रूहानिका की तरफ देखते हुए उसका हाथ पकड़कर आगे आने का इशारा किया। उसके हिलाने से अपने होश में आते हुए उसने उसे देखा। उसे बेहद घबराहट महसूस हुई। रणविजय बातें करता हुआ नितिन के साथ आगे चला गया और रूहानिका वहीं अपनी जगह पर बुत बनी खड़ी हुई। जब दोनों कुछ आगे गए और उन्हें एहसास हुआ कि वो उनके साथ नहीं है, तो दोनों ने पलट कर देखा और उसे वहीं उसी जगह पर खड़ा देख रणविजय की आंखें गहरी हो गईं। रूहानिका सबसे बेखबर वहीं खड़ी अपने ही ख्यालों में खोई मेंशन को देख रही थी। वो रणविजय के हिलाने पर भी होश में नहीं आई थी, या शायद होश में आने के बाद दोबारा से अपने काम में व्यस्त हो गई थी। रणविजय, जिसे थोड़ी देर पहले रूहानिका की ये हरकत बेहद प्यारी और मासूम लग रही थी, अब उसे परेशान कर रही थी। वो पहले ही बेहद परेशान था और उस पर से उसका ऐसे बिहेव करना उसे गुस्सा दिला रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला और तेज़ी से चलता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे ऐसे अपने सामने देखकर वो एक पल को गड़बड़ाई और 2 कदम पीछे हट गई। उसने कुछ बोलने के लिए उसकी तरफ देखा तो वो पाया गुस्से से रणविजय उसे घूर रहा था। रूहानिका पहले तो समझ ना पाई, फिर जब उसे अंदाज़ा हुआ कि क्या हुआ है तो उसने पलकें झुकाते हुए जल्दी जल्दी धीरे से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर रावत, मैं बस थोड़ा नर्वस हो गई थी। हालांकि रणविजय का मन तो था कि वो रूहानिका को अच्छे से सुनाए, पर उसकी मासूमियत और उसका चेहरा देखकर वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने उसे देखा और कहा, आई अंडरस्टैंड, पर तुम्हारी नर्वसनेस के कारण हम सारा टाइम यहाँ बाहर नहीं रुक सकते, इसलिए जल्दी अंदर चलो और मिलकर ये सारा मामला निपटाओ। फिर दोनों यहाँ से घर निकल जाएंगे, वहीं पर सुकून मिलेगा। रूहानिका को उसकी बात सही लग रही थी। वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहती थी। उसने खुद को कंपोज किया और रणविजय के साथ आगे आई। नितिन उन दोनों का इंतज़ार करता हुआ नजर आया। रणविजय के इशारे पर तीनों दरवाजे के पास आए। डोरबेल बजाने के लिए रणविजय ने हाथ बढ़ाया जब एकदम से दरवाज़ा खुला। दरवाजे के एकदम से खुलने पर वो कुछ लड़खड़ाई, मगर इससे पहले गिरती रणविजय की मजबूत बाहों ने उसे अपने हिसार में लेकर संभाल लिया। रणविजय ने नज़र उठाकर सामने देखा और वहाँ मौजूद इंसान को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। सामने उसी की उम्र का एक लड़का था। वो भी हैंडसमनेस के मामले में उससे कुछ कम तो नहीं लग रहा था, मगर उसमें वो चार्म नहीं था जो रणविजय की पर्सनालिटी से झलकता था। उसने जब रणविजय को ऐसे खुद की तरफ गुस्से से देखता पाया तो बेशर्मों की तरह मुस्कुरा कर कहा, भाई मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो तुम्हें बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोल रहा था कि मुझे क्या पता था कि मेरे सो कॉल्ड भाई, रूहानिका की ओर इशारा कर, मेरी इतनी खूबसूरत भाभी को हमसे मिलाने ला रहे हैं, वरना मैं दरवाज़ा आहिस्ता से खोलता था कि उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती। मैं वाकई अपने किए पर शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी। वो जिस तरह से अपनी बात कह रहा था, उसकी मुस्कुराहट उसके बात का साथ नहीं दे रही थी। उसकी आंखें
अजीब तरह से उन दोनों को देख रही थी। उसकी बात सुनकर रणविजय की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, मुट्ठियां कस गईं और रूहानिका उसकी ऐसी बातें सुनकर अजीब बेचैनी महसूस करने लगी। वो अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाते हुए खुद को कंपोज करने का कोशिश कर रही थी। नितिन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो मजबूर था। वहीं सामने खड़े शख्स को रणविजय की ऐसी हालत पर बेहद मज़ा आ रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने तंज कसते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि आपका मन कर रहा होगा कि अभी के अभी मुझे मार दें, मेरी जान ले लें, मुझे यहीं ज़िंदा गाड़ दें, ब्ला ब्ला ब्ला, मगर आप हालात के आगे इतने मजबूर हैं और बेबस हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। उसकी बातों में व्यंग था और लहजा अजीब सा था। रणविजय का सब्र जवाब दे रहा था। नितिन को जैसे ही महसूस हुआ, उसने बात को संभालते हुए कहा, राहुल सर, आई थिंक कि हमें अंदर जाने दीजिए। रावत साहब इंतज़ार कर रहे होंगे और उन्हें इंतज़ार कराना सही नहीं होगा। आप जानते हैं ना इसका मतलब क्या हो सकता है। राहुल समझ रहा था कि नितिन बस बातों को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। वो बस टॉपिक को बदल रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और दरवाजे से हट गया। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान अभी भी बरकरार थी। रणविजय ने उसे ठंडी आंखों से वार्निंग देने वाले लहजे में घूरा और रूहानिका का हाथ थामकर जल्दबाजी में अंदर चला गया। उसके पास अभी इससे भी बड़े मसले थे। राहुल से तो वो तसल्ली से निपट सकता था। रूहानिका की हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी पलकें उठाए। नितिन उनके साथ ही वहाँ उनके पीछे दाखिल हुआ। इस वक्त तीनों एक बड़े से हॉल के अंदर आकर खड़े हो गए। पूरा हॉल लोगों से भरा पड़ा था। कई लोग ग्रुप बनाकर आपस में बातें कर रहे थे, तो टेबल पर तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें सजी हुई थी। लोगों का ग्रुप आपस में बातें करते हुए हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था और उनकी पूरी आवाज़ हॉल में गूंज रही थी। रूहानिका को जब शोर का एहसास हुआ तो आखिरकार उसने ना चाहते हुए भी अपनी झुकी पलकों का पहरा ऊपर उठाया और जैसे ही नज़ारा देखा, हैरत से रणविजय को देखने लगी। रणविजय ने उसकी हैरानी को महसूस किया और धीरे से उसकी ओर झुकते हुए कहा, ये सभी लोग तुमसे मिलने आए हैं। रूहानिका की आंखें बड़ी हो गईं। क्या वो लोग कुछ ज़्यादा नहीं थे? रणविजय, इसमें से कुछ लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं, कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटिव्स हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं, कुछ पॉलिटिशियन हैं, सब जाने माने लोग हैं। रणविजय अपनी बात कहकर खामोश हो चुका था और रूहानिका इतने सारे लोगों को देखकर पसीने से भीग गई थी। उसके लिए अब वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। वो क्या सोच कर आई थी और यहाँ पर क्या हो रहा था? वो बस यहाँ से किसी तरह बाहर जाना चाहती थी, पर वो इतनी मजबूर थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने मजबूती से रणविजय का हाथ थाम लिया। रणविजय ने हैरान होकर उसकी ओर देखा और फिर सामने की ओर बैठे लोगों पर नज़र डाली। वो उसका हाथ नहीं झटक सकता था, यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं उसकी हैरानी को महसूस कर उसने आहिस्ता से कुछ सोचा, फिर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। रूहानिका ने जब ये महसूस किया तो उसे अंदर तक सुकून का एहसास हुआ। रणविजय उसे लेकर आगे बढ़ गया और चारों तरफ नज़रें दौड़ाते हुए किसी को ढूंढने लगा। रूहानिका की नज़रें सारी चीज़ों को स्कैन करती हुई उसके साथ आगे बढ़ रही थी। वो समझ रही थी कि यहाँ की हर चीज़ एक से बढ़कर एक है। पूरा घर आलीशान, महंगे एंटिक इंटीरियर से सजा हुआ था। उस घर को देखकर कोई भी रावत खानदान की अमीरी का आसानी से अंदाज़ा लगा सकता था। वो मेंशन उनके शो ऑफ का एक नायाब नमूना था जो इस वक्त रूहानिका की आंखों के सामने था। वो उन चीज़ों को देखने में इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि उसे एहसास नहीं हुआ कि कब वो उसके साथ हॉल में बीचों बीच आ गई और सबकी नज़रें उन दोनों पर फोकस हो गईं। जब उसे एहसास हुआ, उसने गड़बड़ा कर सबकी तरफ देखा। उसे अजीब महसूस हुआ। उसकी पकड़ मज़ीद उसके हाथों पर कसती चली गई। रणविजय को महसूस हो रहा था, लेकिन उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं था। वो किसी को ढूंढने में व्यस्त था जब अचानक ही उसकी तलाश पूरी हुई और उसे एक औरत नज़र आई जिसने बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और वो पूरी मुस्कान के साथ उन दोनों की तरफ आ रही थी। उस औरत को देखते ही रणविजय की बेचैनी कहीं गायब हो गई और होठों पर बेहद हल्की प्यारी सी मुस्कान नज़र आई। रूहानिका का हाथ थामे वो उस औरत के करीब आया। सभी की नज़रें उन पर ही थीं। नितिन वहीं दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। रणविजय उस औरत के सामने आया और सीधा उनके पैरों में झुककर उनका आशीर्वाद लिया। रणविजय को ऐसे करता देख रूहानिका भी तुरंत उस औरत के पैरों में झुक गई। उस औरत ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा और कंधों से पकड़कर खड़ा किया। रूहानिका असमंजस से
कभी रणविजय को तो कभी उस औरत को देख रही थी, जिसे समझते हुए रणविजय ने उस औरत की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरी मॉम है, मिसेस माधवी सिंह रावत। रूहानिका ने जब ये सुना तो उसे झटका लगा। सामने खड़ी औरत उसकी सासू माँ थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे, क्या कहे। माधवी जी ने उसकी मुश्किल को समझा और आहिस्ता से उसके गालों पर हाथ रख मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए सब कुछ थोड़ा अजीब है, पर कोई बात नहीं। मैं अभी यहाँ तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवा दूँगी, उसके बाद तुम यूज्ड टू हो जाओगी, फिर तुम थोड़ा बेहतर महसूस करोगी। आगे चलकर ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हें इन्हें समझना होगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर हो जाएगा, ट्रस्ट मी। रूहानिका कुछ बोल नहीं पाई, बस बेबस होकर फीका सा मुस्कुरा दी। उसने रणविजय का हाथ नहीं छोड़ा था। इस पूरी महफिल में रणविजय इकलौता ऐसा शख्स था जिस पर वो आंखें मूंद कर भरोसा कर सकती थी। इतने दिन से उसके साथ रहते हुए वो जान गई थी कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इस भरी महफिल में उसे छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाएगा। पता नहीं क्यों, पर एक यकीन था कि जब तक वो है चीज़ें संभल जाएंगी, वो संभाल लेगा और रूहानिका को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माधवी जी ने उसकी हरकत को देखा, फिर रणविजय को, फिर उसकी ओर देखकर बोली, तुम अब उसका हाथ छोड़ सकती हो। वो काफ़ी टाइम बाद यहाँ है, इसीलिए उसे और लोगों से मिलना होगा। तुम मेरे साथ चलो, मेरा विश्वास करो रूहानिका, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल अकेला महसूस नहीं होगा। जब तक तुम यहाँ हो मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँगी। रूहानिका समझ रही थी। उसने बेबस होकर रणविजय को देखा। वो नहीं जाना चाहती थी, उसको छोड़कर तो बिल्कुल नहीं। एक वही तो था जिसे वो जानती थी। उसने माधवी जी को देखा और आंखों ही आंखों में कुछ कहते हुए रूहानिका को लेकर दूसरी तरफ आया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहना शुरू किया, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रही हो, मगर विश्वास करो मुझे भी ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखो, मैं जानता हूँ जिस तरह से तुम्हारा वेलकम हुआ है तुम्हें अजीब लग रहा है, एक डर भी होगा मन में, पर अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी नज़र हल पर तुम पर ही रहेगी, इसलिए तुम घबराओ मत। जब तुम्हें लगे कि चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हैं या तुम बेहतर नहीं महसूस कर रही हो तो मुझे या नितिन को इन्फॉर्म कर देना। हम तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जब तक हम दोनों सभी से मिल नहीं लेते, ना मेरे घर वाले मुझे यहाँ से जाने देंगे, ना तुम्हें जाने की इजाज़त देंगे। इसलिए तुम्हें थोड़ा तो कॉर्पोरेट करना होगा। फिर मॉम भी तुम्हारे साथ ही है, एंड ट्रस्ट मी, जब तक वो तुम्हारे साथ है तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं महसूस होगा। और फिर भी कुछ हो तो मैं हूँ ना तुम्हारे पास। वो बस उसे देखती रह गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी आंखों के हिसार में वो कुछ इस कदर कैद हो गई थी कि उसके शब्द कहीं खो गए थे। रणविजय ने उसे ऐसे देखा तो उसकी आंखों पर से अपनी नज़रें हटा ली और पता नहीं क्या सोचकर उसने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और धीरे धीरे सहलाया। रूहानिका ने महसूस किया उसकी आंखें बंद हो गईं और होठों पर मुस्कान आ गई। फिर वो उसका हाथ पकड़कर माधवी जी के पास ले आया। माधवी जी की नज़रें उन दोनों पर थीं। हालांकि वो उन दोनों के बीच की बातों को तो नहीं सुन पाई थी, मगर उन दोनों को ऐसे बात करता देख कोई भी देखता तो उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं लगता कि उनकी शादी किन हालातों में हुई थी। रणविजय ने रूहानिका का हाथ छोड़ा, माधवी जी को वहाँ से ले जाने का कहा और उसके बाद वहाँ से निकल गया। माधवी जी ने उसके हाथों को पकड़ा और उसे सबके बीच ले आई। उन्होंने सबसे पहले अपने कुछ खास दोस्तों, रिश्तेदारों, क्लाइंट्स को उससे मिलवाया और फिर उसे सेंटर टेबल के पास लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने एक नज़र सभी को देखा, फिर अपनी रौबदार आवाज़ में कहा, मैं आप सभी को अपने परिवार के एक खास नए स्पेशल मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। उनकी बात पर सभी की नज़रें उन दोनों पर ठहर गई। उन्होंने रूहानिका को आगे किया और उसके कंधे पर हाथ रखकर गर्व से कहा, वो है ये खास मेंबर, मिसेस रूहानिका रणविजय सिंह रावत, फैमिली हेड, रणविजय की पत्नी, रावत खानदान की बड़ी बहू। सभी ने उनके इस अनाउंसमेंट पर तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। रूहानिका को रावत खानदान से जुड़ने की बधाइयां दी। माधवी जी ने उसे सबके बीच बिठाया और सब उसके बारे में बातें करने लगे, उससे बातें करने लगे। रूहानिका खुद में सिमटी सबके बीच बैठी उनकी बातों का केंद्र बनी हुई थी। कोई उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहा था तो कोई उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक था। कई तरह के सवाल थे, कई तरह के जवाब थे। आखिर में सभी उसे एक से बढ़कर एक गिफ्ट्स भी दे रहे थे, तो कोई उसे अपनी कंपनी के बारे में बता रहा था। कुल मिलाकर वो लोग मिसेस रूहानिका रणविजय सिंह रावत के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि फ्यूचर में रूहानिका एक ऐसी दावेदार थी जिसके सहारे वो रणविजय से अपनी हर बात मनवा सकते थे। उनकी नज़र में अभी रूहानिका खास से भी बेहद खास थी।
रूहानिका के पास कुछ वर्कर्स आकर खड़े हो गए और उसके हाथों में भरे गिफ्ट्स को एक तरफ रखने लगे। रणविजय की नज़रें बराबर उस पर टिकी हुई थी। उसने नितिन को इशारा कर रखा था और उसके इशारे को समझकर वो वर्कर्स को एक साइड बुलाकर सभी गिफ्ट्स को कार में रखवाने लगा था। फिर रणविजय के करीब आकर खड़ा हो गया था। रणविजय बात तो सबसे कर रहा था, मगर उसका पूरा फोकस रूहानिका के ऊपर था। वो समझ रहा था कि उसके लिए सब कुछ कितना अजीब होगा, लेकिन वो क्या कर सकता था। सब कुछ अचानक से हुआ था, उसे खुद कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिला था, तो वो उससे क्या कहता और क्या समझाता। उसने एक्सक्यूज़ मी कहा और रूहानिका को देखते हुए माधवी जी की तरफ चला गया। उसे जल्द से जल्द सब कुछ ख़त्म करना था। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। वो खुद भी परेशान था और पता नहीं क्यों वो उसे ऐसे नहीं देख सकता था। उसको ऐसे देखना उसे अजियत दे रहा था। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट भाग में।